Hi kids, hello everyone. Welcome to the class. Good morning, good morning, good morning. Welcome to the class, everyone. I am good, I am good. How are my kids? Good morning, good morning, good morning. तो आज की आखिरी क्लास मेरे प्यारे बच्चों की, फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे आजाद प्रैक्टिस के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए। कार्डियक अभी तो काफी कुछ पढ़ाना है, काफी कुछ पढ़ाना है। चलो भाई, मैम मुझे लगा कहीं जा रहे हो। मैं तो कहीं नहीं जा रही, नहीं हूँ तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए तुम लोग का। मैम फिर आप लीव पे जा रहे हो? नहीं जाती तो बताती। ठीक है, यस। अब यार लास्ट क्लास है बायो की है। ये क्या हो रहा है भाई? आज लास्ट क्लास है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो ये बात? मुझे भी तो पता होनी चाहिए कि आज मेरे ही सब्जेक्ट की आखिरी क्लास है और मुझे ही नहीं पता। एटलीस्ट मुझे तो बताया करो ये सब लेटेस्ट न्यूज। बताते ही नहीं हो मुझे लेटेस्ट न्यूज। चलो मैम, आज आप पूरी देसी मदर लग रहे हो, है ना? अच्छी बात है, विदेशी लगना भी क्यों है, हम देसी ही सही है। ठीक है, चलो भाई। आज मैं वो वाली टीचर, बस एक वो साड़ी की कमी है, वरना ऐसे साड़ी लेकर फिर से तुम्हें डांटती, मस्त धमकाती तुम्हें। चलिए आइए भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहले बताओ, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया था? लास्ट क्लास में मैं पूरा समझा के गई थी, पूरा स्ट्रक्चर बना के गई थी, बट हमने इसके नोट्स नहीं लिखे थे। आज की क्लास में हम इसके नोट्स भी लिखेंगे बच्चों, इसके बारे में लिखेंगे। मतलब कि सिर्फ मैंने उस दिन आपको डायग्राम बनाया था, डायग्राम की लेबलिंग कराई थी और डायग्राम को समझाया था, बट इसके नोट्स आज की क्लास में हम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम कार्डियक साइकिल समझेंगे, फिर हम कार्डियक आउटपुट समझेंगे, फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल समझेंगे, फिर उसके बाद हम ईसीजी समझेंगे। ऐसे करते करते काफी सारे टॉपिक्स हैं आज भी जो हमें साथ में समझने हैं बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। बेटा प्लीज क्लास में फालतू की बातें ना करें, अभी बस टॉपिक के बारे में ही बात करें। आज हमें काफी जम के पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, आज जम के पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज मंडे का दिन है, आज जोशीला दिन है। ठीक है, आज जोशीले दिन पे एक चैप्टर खत्म कर देंगे, आज कसम खा लेते हैं आज। ठीक है, चलो तो आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आज का टॉपिक हम जो लिखेंगे वो है लेयर्स ऑफ हार्ट। मैंने आपको कहा था ये मैं डिटेल में भी कराऊंगी ये सारी चीजें। तो डायग्राम में हमने देखा लेयर्स ऑफ हार्ट बहुत सारी होती है। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है मेरे बच्चों? पेरिकार्डियम। फिर बीच में मस्कुलर कौन सी होती है? मायोकार्डियम। फिर जो सबसे अंदर खून के कांटेक्ट में होती है वो कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। बट आज हम उसका डायग्राम भी बनाएंगे साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेन। याद है या नहीं? नहीं भी याद तो कोई नहीं, आज याद करा दूंगी बढ़िया से तुम्हें सब कुछ। यह हमारी पेरिकार्डियम है जो कि डबल मेम्ब्रेन है। कैसी है? मैम के साथ बोला करो बायोलॉजी। जो बच्चे मेरे साथ नहीं बोलते हैं उन्हें बायो याद नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे साथ बोलते नहीं हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि पेरिकार्डियम के बाद आपकी होती है मस्कुलर लेयर, जो कि बनी है कार्डियक मसल से, जो स्पेशल तरह की मसल्स है जो आपके शरीर में और कहीं नहीं होती सिवाय आपके दिल के। तो इसलिए दिल की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके पास मसल्स भी ऐसी है जो कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ यहीं पे मिलती है बच्चों। तो इसलिए दिल की सुरक्षा सबसे पहले करें, अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, अपनी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कम रखें और ज्यादा किसी को देना क्या? अपना दिल। ये देखिए, रेड कलर से बना रहे हैं हम एंडोकार्डियम, क्योंकि ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो खून के कांटेक्ट में होती है। पहले तो डायग्राम बना लेंगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया है। बनाया सबने?
आज सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है चैट सेक्शन में, आज का चैलेंज है तुम्हारे लिए ये। तो अगर हम ये देखें, ये दोनों क्या है, पेरिकार्डियम, ये बाहर वाली पेरिकार्डियम है, तो इसका नाम क्या होगा, पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल प्लूरा भी होती है, बट पेराइटल प्लूरा कहां मिलती है जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, रिवाइज कर लेते हैं एक चैप्टर और साथ में। यस बच्चों, तो ये हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब होता है आउटर, पेरीफेरी, कॉर्नर्स, लंग्स पे होती है, वेरी गुड। फिर ये व्हाइट कलर की एक और लेयर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, जो कि पेरिकार्डियम की इनर लेयर है। तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब बच्चों अगर इसकी कैविटी की बात करें, कोई भी बच्चा जो इस कैविटी का नाम बता सकता है, anybody who can tell me the name of this cavity which is present between outer pericardium and inner pericardium? Yes bachcho, what will be the name of the cavity and what will be the name of the fluid which is present inside this cavity? Cardiac cavity, no. Pericardial cavity, yes. क्या है कैविटी का नाम, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में भरा होता है फ्लूइड, ठीक है, क्या भरा होता है, फ्लूइड। और उस फ्लूइड का नाम क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, टू रिड्यूस फर्सिव फ्लूइड, फर्सिव फ्रिक्शन, फर्सिव, नो 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 नो, ठीक है, यस। तो क्या करता है बच्चों, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग contraction and relaxation of heart muscles. ठीक है भाई, चलो अब आते हैं आगे। पेरिकार्डियम क्लियर हो गई, आउटर मोस्ट लेयर है। द मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, अब मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम का क्या है, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द हार्ट। क्या है इसका मेन फंक्शन, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना एंड रिजिडिटी। क्योंकि अगर ये वाली लेयर खराब है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका ऑर्गन सिमटा नहीं रहेगा, फैल जाएगा, टूट जाएगा आसानी से, ठीक है, इसीलिए। फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर पे चलते हैं। जो हमारी मस्कुलर लेयर है उसका नाम क्या है, एनीबडी हु कैन टेल मी what is the name of this yellow color layer? This is called as myocardium. इसको क्या बोलते हैं, myocardium. Myo का means muscles, cardium मतलब heart, यानी कि these are the cardiac muscles of heart. इसका क्या मतलब हो गया, these are the specialized cardiac muscles of heart, जिसे थकना नहीं आता है। ये थकती थोड़ी है, क्योंकि जिस दिन ये थक जाती है उस दिन हम दुनिया से थक के चले जाते हैं। आजकल के लोगों को आपने सुना होगा 30-40 की एज में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सुना है या नहीं सुना है, बहुत सारे केसेस हैं जो आजकल आ रहे हैं। उसका एक रीजन जो सबसे बड़ा है कि देयर इज नो रिलैक्सेशन, देयर इज ओनली वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम का प्रेशर, जैसे कि फिटनेस, लोग जा रहे हैं जिम, 5-5 6-6 घंटे बिता के आ रहे हैं, मैं 5 मिनट से ऊपर नहीं बिता पाती, सोचो 5-6 घंटे इतना एक्सरसाइज। देखो अल्टीमेटली द ब्लड विल बी पम्प्ड बाय योर हार्ट, ठीक है, आपका दिल ही है जो पंप करने वाला है। अगर आप उस दिल को, और एवरीबडीज हार्ट इज नॉट सेम, किसी का दिल बचपन से नाजुक है, किसी का दिल बहुत स्ट्रांग है मेरे बच्चों। जिनका नाजुक है वो प्रेशर लेते ही झेल नहीं पाता है और पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। वो पैल्पिटेशन में क्या होता है, जैसे सांस फूलना, आप थोड़ा भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका जल्दी सांस फूलता है। ऐसे मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कंपैरिजन भी करते हैं कि वो इतना दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ पा रही। अरे भाई, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम हिम और हर, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। तो इसलिए नेवर कंपेयर, और कंपैरिजन में ऐसा भी वर्क प्रेशर ना डाले, एक्सरसाइज प्रेशर ना डाले कि आपके दिल को उसका कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ठीक है बच्चों। प्लीज इस बात को समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। कभी कभी मैं ये भी देखती हूँ कि भाई उसने एकदम से 5 किलो लूज कर लिया, या एकदम से उसने 4 घंटा पढ़ लिया बैठ के,
मैं तो 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पा रही, उसका मे बी सैचुरेशन टाइम ऑफ ब्रेन इज डिफरेंट एज योर्स। बट जब आप धीरे धीरे 10-10 मिनट्स बढ़ाएंगे डेली, तो एक दिन आप भी 4 घंटे पे पहुंच जाएंगे। बट एक दिन में 4 घंटे अगर आप अपने आप को फोर्स करेंगे, तो दैट विल बी अ कंडीशन कॉल्ड ओवर सैचुरेशन। आप ऐसे सैचुरेशन पे पहुंचेंगे कि आप फिर पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। So please try to understand कि your body physiology is different from others. Never force yourself. Always try to train yourself. There is a huge difference between forcing and training. You can always train yourself, but do not try to force yourself for anything in life. ठीक है बच्चों? Do you understand this? तो इसलिए लाइफ को जीने का तरीका भी यही है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, और मेरे ऑर्गन्स आपके ऑर्गन्स में भी नाम सेम हो, बट फिजियोलॉजी इज डेफिनेटली डिफरेंट। ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, तो इसको समझो। तो यहाँ पे हमारी कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट है। ठीक है, ये जो हमारी मसल्स है, इनकी जो थिकनेस होती है वो हर चेम्बर में अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको जो ब्लड पहुंचाना है पूरे शरीर में पहुंचाना है, मतलब ब्रेन में भी पहुंचाना है पंप करके, पैरों के कोने तक भी पहुंचाना है, उस छोटी उंगली पे भी पहुंचाना है जो हर दिन टूटती है 2 बार। ठीक है, हाथों की उंगलियों तक भी पहुंचाना है। सो द डिस्टेंस इज मोर फॉर पंपिंग। तो इससे जो सबसे ज्यादा मोटी मसल होगी, कार्डियक मसल, वो कहाँ प्रेजेंट होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर मोटी कहाँ की होगी? राइट वेंट्रिकल की, क्योंकि उसे ब्लड कहाँ पहुंचाना है? लंग्स तक। इतना भी दूर नहीं है, बट दूर है। फिर आएगी आपकी एट्रिया की मसल्स। एट्रिया लास्ट में क्यों है? क्योंकि जब एट्रिया पंप, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल्स में, जो कि उसके साथ ही है। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर मान लो समीर को आज गाड़ी चला के, ठीक है, जाना है गोवा, तो पेट्रोल पूरा भरवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वही समीर को धनिया लेने जाना है बाइक पे, तो हो सकता है कि वो 10 रुपए 50 रुपए का पेट्रोल भरवाए और आते वक्त खींच के ले आएगा बाइक को। ठीक है, और अगर यही समीर को आगे डेट पे जाना है, सिप्पी जाना है, तो वो 100 रुपए का पेट्रोल भरवाएगा, है ना? तो इस तरीके से ही हमारे शरीर में भी होती है मसल्स। ठीक है बच्चों, चलो आओ इसको लिखवा देती हूँ मैं। अरे कान में इतनी खुजली क्यों हो रही है भाई? सो मसल्स थिकनेस, मसल्स थिकनेस, सबसे ज्यादा मसल थिकनेस कहाँ की होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर आपके एट्रिया। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? द डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। अब आते हैं सबसे अंदर वाली लेयर के पास। जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस बच्चों, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है हमारी? दिस इज एंडोकार्डियम। कौन सी है? एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब ही अंदर होता है। ठीक है, दिस लाइन्स द इनर चेम्बर ऑफ हार्ट, लाइन्स द इनर चेम्बर of heart and in direct contact with blood. ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी यही होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिख लो ये। नेक्स्ट हम करेंगे वाल्व्स ऑफ हार्ट। सिर्फ पढ़ाई की बात, सिर्फ क्लास के बारे में बात होगी, वरना बेटा मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा चैट सेक्शन से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंट वाल्व्स ऑफ हार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको वाल्व्स लिखवाए थे, आज उसका एक छोटा सा क्लास टेस्ट होगा। मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी, आप उसके वाल्व्स बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ओके,
superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, dorsal aorta, between left atrial left ventricle, between right atria and right ventricle. Class test. अभी 12:10 हुए हैं, 12:11 पे हम शुरू करेंगे आंसर्स के साथ. ओके, लेट्स स्टार्ट. आंसर टाइम. अब आंसर पे आते हैं. पल्मोनरी वेन, इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां से आती है? लंग्स से आती है. किस में खुलती है? लेफ्ट एट्रिया में खुलती है. क्या इसके पास होते हैं वाल्व? नो, क्योंकि इसकी ओपनिंग कैसी होती है? ओब्लिक ओपनिंग. Pulmonary artery takes away the deoxygenated blood from heart to lungs, from right ventricle to lungs. इसके पास वाल्व कौन सा होता है? सेमीलुनार वाल्व. कौन सा वाल्व होता है इसके पास? सेमीलुनार वाल्व. Superior vena cava brings deoxygenated blood from the organs above diaphragm or below diaphragm. Everybody in the chat section, above diaphragm or below diaphragm. इसके पे ओपनिंग कैसी होती है? ओब्लिक ओपनिंग. So technically there is no valve for superior vena cava precaval. Inferior vena cava brings deoxygenated blood from the organs below diaphragm. ठीक है. इसका कौन सा वाल्व होता है? यूस्टेशियन वाल्व. कौन सा होता है? यूस्टेशियन वाल्व. Coronary sinus is a sinus where this brings deoxygenated blood from the heart muscles. ठीक है. इसके पास कौन सा वाल्व होता है? थिबेशियस वाल्व. थिबेशियस वाल्व. Dorsal aorta takes away oxygenated blood from left ventricle to the different parts of the body. इसके पास में कौन सा वाल्व है? सेमीलुनार एओर्टिक वाल्व. ठीक है. बिटवीन लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी मैम ने? लैब रैट. कौन सी बताई थी? लैब रैट. लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड, यानी कि यहाँ पे वाल्व कौन सा आएगा? बाइकस्पिड. या इसका दूसरा नाम क्या था? मिट्रल वाल्व. मिट्रल वाल्व. बिटवीन राइट एट्रिया ट्राइकस्पिड वाल्व. कौन सा वाल्व है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वाल्व. And what is the function of valve? What is the function of valve? Why do we need valve? आखिर हमें valve चाहिए क्यों भाई? To prevent the backflow of blood. To prevent backflow of blood. valve हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं. स्फिंक्टर्स में बाई डायरेक्शनल फ्लो हो जाता है कभी कभी. वैसे मोस्टली उसमें भी यूनिडायरेक्शनल ही होता है, बट समहाउ उसमें लीकेज हो जाती है स्फिंक्टर में. बट वाल्व में कभी भी लीकेज नहीं होती है मेरे बच्चों, कभी नहीं. नो लीकेज. लिख लिया सबने?
अब आगे चलेंगे कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन फॉर कॉर्डे टेंडिने। मैंने कहा था मैं एक एक चीज लिखवाऊंगी आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एवी वाल्व। कौन से वाल्व बनाएंगे? एवी वाल्व। कौन सा वाल्व है बच्चों? ये हमारा एवी वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, जिसमें हमारे बाइकस्पिड आता है या हमारा कौन सा आता है? ट्राइकस्पिड। ये दोनों ही वाल्व को हम एवी वाल्व कहते हैं क्योंकि बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स होता है इसका लोकेशन। यहां पे हमारी मसल्स हैं, वेंट्रिकल की मसल्स, ये मसल्स हैं। ये जो बच्चे मसल्स के ऊपर आउट ग्रोथ देख रहे हो आप, देखो टेक्निकली मैं ऐसे भी तो बना सकती थी मसल को, बट मैंने मसल को ऐसे रिजिस की फॉर्म में ही क्यों बनाया है? इसके ऊपर रिजिस दिख रहे हैं आपको? इनको हम क्या कहते हैं? पैपुलरी मसल्स, क्योंकि पैपुला की फॉर्म में प्रेजेंट है, ना कि प्लेन फॉर्म में। जैसे पैपुला अपने जीभ पर भी होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, छोटे छोटे ऊपर निकले हुए, रिजिस को पैपुला कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो रिजिस के फॉर्म में प्रेजेंट है मसल। तो इस तरह की मसल को हम क्या बोलते हैं? अरे दादा, बदतमीजी की दादा। यस, इसको क्या बोलते हैं? पैपुलरी मसल। When the muscles are present in the form of ridges। ठीक है। और बच्चे इन दोनों के बीच में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो इस वाल्व को पकड़े हुई है कि पीछे की तरफ ना खुल जाए। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पीछे की तरफ ना खुल जाए, वरना तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा। इसलिए रस्सियों का काम करती है कि भाई खींच के रखेंगे कि गेट पीछे की तरफ ना खुल जाए। सो दीज आर, एक सेकेंड भाई, कहाँ चले गए मेरे नोट्स? हाँ, कॉर्डे टेंडिने are modified tendons into cord-like structures joining AV valves and papillary muscles. They ensure AV valves remains closed even under high pressure during ventricular contraction। विशाल, ये कोई इतना बड़ा काम ही नहीं था बच्चे। ये रही आपकी पैपुलरी मसल, ये रही, ये रही पैपुलरी मसल, रिजिस की फॉर्म में। ये जितने नए बच्चे आते हैं ना, जो ये पूछते रहते हैं ये ग्रुप वो ग्रुप, मैं बता दूं बच्चे, टेलिंग यू अगेन, इफ यू आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस इन माय क्लास, यू आर सिंपली ब्लॉक्ड इन माय क्लास। पढ़ने आ रहे हो तो आओ, वरना निकल जाओ मेरी क्लास से। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो टीचर्स ब्लेम करने को मिलेंगे आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, फीटल हार्ट। आपने डायग्राम में एक चीज और देखी होगी, फोसा ओवालिस। ये चीज भी आपने जरूर देखी होगी, फोसा ओवालिस। मैम ने एक चीज मार्क की थी, फोसा ओवालिस। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि इसके दिल में छेद है, अगर आपने ये चीज सुनी हो तो।
आखिर वो छेद होता क्या है और वो करता क्या है। बर्थ होल, बिल्कुल सही, इसके दिल में छेद है। आज हम उस चीज को समझेंगे क्लास में। इसको समझने के लिए बच्चों अभी आपको अपने पेन पेंसिल नीचे रखने होंगे, क्योंकि आपको समझोगे फिर उसके बाद डायग्राम बनाओगे। ठीक है बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो आपको बहुत मजा आएगा सुनने में। तो सबसे पहले बच्चों कहानी में हमें चलना होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। कौन सी स्टेजेस पे चलना होगा हमें? फ्लैशबैक में जाना होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बारे में जाना होगा। ठीक है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। किसकी बात करते हैं? प्लेसेंटा। ये वो टिश्यू होता है विच कनेक्ट्स मदर एंड फीटस, राइट और रॉन्ग? इट दिस प्लेसेंटा कनेक्ट्स मदर एंड फीटस, राइट और रॉन्ग? सब बताओ, राइट और रॉन्ग? राइट। चलिए, अब ये है प्लेसेंटा, ये है हमारे बच्चे का दिल, 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये देखिए, ये हमारा दिल। बच्चे के पास लंग्स भी होते हैं, बट क्या ये लंग्स बच्चे के फंक्शनल है? क्या ये फीटल लंग्स फंक्शनल है? क्या बच्चा पेट के अंदर सांस ले सकता है? क्या वो बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? ऐसा तो कोई नहीं है ना बच्चा क्लास में जो बोल दे यस मैम बच्चा सांस ले सकता है। नहीं लेता है। हार्ट बीट काउंट होती है बच्चे की हमेशा, ब्रीदिंग रेट कभी नहीं नापता है डॉक्टर जब बच्चा पेट में होता है, याद रखना इस बात को। द ओनली पैरामीटर जिससे हम डिसाइड करेंगे कि जिंदा है या नहीं, वो क्या है? सिर्फ हार्ट बीट, नेवर ब्रीदिंग रेट। जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो 2 पैरामीटर है, सांस चेक करते हैं सबसे पहले, या फिर दिल की धड़कन सुनते हैं। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, वो 2 पैरामीटर है। ज्यादातर लोग दिल की धड़कन नहीं सुनते, लड़के उठ के चपाट मार देते हैं, छेड़ता है नालायक, निकल यहां से। ठीक है, तो इसलिए जब बच्चा पेट में है तो एक ही पैरामीटर है, और वो पैरामीटर क्या है? हार्ट बीट। लंग्स फंक्शनल नहीं है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होगा? देखो बेटा, ऑक्सीजन तो चाहिए बच्चे को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी फेंकने का है, लंग्स काम कर नहीं रहे हैं, तो फिर गैसियस एक्सचेंज कहां से होगा? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। प्लेसेंटा, वेरी गुड। आओ देखो कैसे होता है, ये देखिए बच्चों। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या है? डॉर्सल एओर्टा। ये हमारी क्या है? डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, ये डॉर्सल एओर्टा हमारे प्लेसेंटा के पास गई, और इसने यहां से लिया ऑक्सीजन और इसे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब यही ब्लड कहां जाएगा? यही ब्लड आपके हार्ट, फीटल हार्ट के पास जाएगा। ये लो, ये पहुंच गया हमारे फीटल हार्ट के पास, ये पहुंच गया। अब ये जो ब्लड है ये वापस कहां जाएगा बच्चों? आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? सब जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। जनरली कहां जाता है? कहां जाता है? हमारे लंग्स के पास। चलो भाई बनाते हैं। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये कहां जाती है? लंग्स के पास। ठीक है, और ये किससे जुड़ती है? यहाँ पे पल्मोनरी वेन से। ये हमारी होती है पल्मोनरी वेन। ऐसा ही होता है कुछ, बट बच्चों लंग्स तो काम कर नहीं रहे, यानी कि इसको बाईपास करना होगा, इसको इग्नोर करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो एओर्टा और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता हुआ, ये देखिए, ये डायरेक्ट कनेक्शन बनता हुआ। इसको मैं ऊपर की तरफ बना रही हूँ और इसको नीचे की तरफ बनाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो, इन दो, हे भगवान दादा रे दादा, इन दोनों के बीच में ये रहा डायरेक्ट कनेक्शन। ये देखो, ये देखो डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट। तो यानी कि जो ब्लड लंग्स के पास जाना चाहिए था, अब लंग्स के पास जा ही नहीं रहा है, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ठीक है, और ये जो है, ये जो कनेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। क्या कहते हैं इस कनेक्शन को? इस कनेक्शन को हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस, क्योंकि ये एक डक्ट है जो किसके बीच में प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी के बीच में बच्चे की, एंड डोर्सल एओर्टा के बीच में, एओर्टा के बीच में, इसलिए इसे कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है। प्लस बच्चे इसके इसका जो एट्रिया है, एट्रिया के बीच में छेद है, दोनों के सेप्टा के बीच में क्या है? छेद है, एक होल है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, उसको हम क्या कहेंगे? फोरामेन ओवेल। फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग, ओवल ओपनिंग होती है। ये किसके बीच में होते हैं? बिटवीन राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में। तो क्या मैं कह सकती हूँ देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड? क्या मैं कह सकती हूँ देयर इज ऑलवेज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फीटस? यस, ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज मिक्सिंग। और ये चीज क्या बताता है? कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज कौन थे? पोइकिलोथर्म्स। ये बताता है हमें एवोल्यूशन, कि हम डायरेक्ट होम्योथर्म पैदा नहीं होते, हम डायरेक्ट 4 चेंबर्स के साथ पैदा नहीं होते, हम पैदा होते हैं पहले पोइकिलोथर्म्स, फिर उस पोइकिलोथर्म्स से हम बनते हैं होम्योथर्म्स जन्म होने के बाद। बट हमारी जो नींव है वो आज भी कैसी है? पोइकिलोथर्म वाली। हम में भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद लंग्स काम करते हैं, एकदम से उसे थप्पड़ मार के रुलाते हैं ना, फट, बच्चे को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करते हैं डॉक्टर, ठक 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 ठक। आई होप आपने ऐसा कभी देखा हो, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, सिजेरियन बर्थ था, तो आई कैन एक्चुअली सी ध्वनि कमिंग आउट। तो जब ध्वनि बाहर आई तो डॉक्टर ने ऐसे दोनों हाथों से उसको पकड़ा, मैं देख पा रही थी, आई वाज इन माय ऑल सेंसेस। ठीक है, बस मेरा लोअर बॉडी में एनेस्थीसिया था, तो ऐसे पकड़ा और थक 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 छाती पे मारा। हम तो ऐसे पकड़ते भी नहीं है बच्चे को जिस तरीके से डॉक्टर ने पकड़ा हुआ था, ठक ठक ठक। क्यों? लंग्स फुलाना है। और हंसाता नहीं है डॉक्टर, पहले रुलाता है। क्यों? हवा लेता है रोते वक्त इंसान पहले, इसलिए रोना बहुत जरूरी होता है बच्चे का। आप रो के देखो, पहले आपने सांस ली, फिर करके रोए, तो सांस लेने का मतलब क्या? एक्टिवेशन ऑफ लंग्स। तो पहली बार लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए थपथपाया जाता है, उसको रुलाया जाता है, जिससे कि सांस अंदर जाए, तभी तो भाई सांस शुरू होगी। ये भगवान की देन ही तो है कि पहली सांस भी वहीं से आती है, लिखी हुई गॉड से। ठीक है, कि एकदम से फंक्शनल हो जाते हैं आपके लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 3 महीने तक बच्चे का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ये सिस्टम चल रहा होता है। तो हल्का सा बच्चा नीला नीला सा दिखता है, जॉन्डिस उसे हो जाता है, बड़ी सारी चीजें उसे हो जाती है। तो 3 महीने लगते हैं इस पूरे सिस्टम को सील होने में, और 3 महीने तक बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा ध्यान। ठीक है, तो उस टाइम पे डक्टस आर्टीरियोसस सील होने के बाद क्या बन जाती है? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। क्या बन जाती है सील होने के बाद? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। और ओवेल जो छेद है, ये जब भर जाता है तो इसको हम बोलते हैं फॉसा ओवेलिस। अगर ये छेद नहीं भरा तो डॉक्टर्स फिर आर्टिफिशियली इस छेद को भरते हैं, जिससे कि दोनों एट्रिया के बीच में छेद ना हो और कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझते हैं, पहली बार में किसी को समझ नहीं आता है। चलो एक बार इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, चलो एक स्लाइड और ले लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं इसको। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने फीटल हार्ट बनाया, ये बनाया हमने फीटल हार्ट। यहाँ पे हम सेप्टा बना रहे हैं, देखिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छेद है जो किस शेप का है? ओवल आकार का। तो इस छेद का नाम क्या होगा? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? यस हनी, दैट इज नॉट अ नेसेसरी क्वेश्चन राइट नाउ, स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है, हाँ जी बच्चों,
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस होल, ओवल शेप्ड होल जो बच्चे के अंदर है? फोरामेन ओवेल। वेरी गुड कशिश, क्या बोलेंगे इसे? फोरामेन ओवेल। ये जो छेद है किस किस के बीच में प्रेजेंट है? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। इसका लोकेशन क्या? अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फोरामेन ओवेल, तो आप लोकेशन क्या बताओगे? इट इज अ होल व्हिच इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बिटवीन आपका राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। लोकेशन क्लियर? यस एवरीबॉडी, पर्पस क्लियर? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, लंग्स को कैसे बाईपास करें। ये हमारे फीटल लंग्स है जो अभी क्या है? नॉन फंक्शनल। अभी क्या है ये? नॉन फंक्शनल। अभी कोई काम नहीं है इनका। काम कौन करेगा इस टाइम पे? प्लेसेंटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट प्लेसेंटा। ठीक है, यहां से ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? प्लेसेंटा के पास, डॉर्सल एओर्टा से। जहां पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी और ऑक्सीजन ली जाएगी। जब यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, तो अब ये सारा ब्लड राइट एट्रिया में जाएगा। राइट एट्रिया, ठीक है, कहां जाएगा? राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ये सारा ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल। कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड टेक्निकली कहां जाना चाहिए था? लंग्स के पास। ये कहां जाना चाहिए था? लंग्स के पास। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और ये ब्लड कहां जाना चाहिए था? लंग्स के पास। बट लंग्स क्या है इस टाइम पे? नॉन फंक्शनल। ठीक है, नॉन फंक्शनल। तो अब क्या करें? अब क्या करें? ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन, ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए गाइस। अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट कनेक्शन, जिससे कि अब तो डायरेक्ट कनेक्शन किस किस के बीच में बन रहा है? आर्टरी और एओर्टा के बीच में। दिस इज कॉल्ड डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस, डायरेक्ट कनेक्शन। तो ये ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाना चाहिए था, अब ये सीधा एओर्टा के पास ही जा रहा है, सीधा यहीं चला जाएगा, क्योंकि लंग्स जो नॉन फंक्शनल है ना, उस रास्ते को हम पकड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? अब मैंने बड़ा डायग्राम बना के भी समझा दिया पूरा टॉपिक। तो यहाँ पे बच्चों के केस में दो चीजें, एक डक्टस आर्टीरियोसस, एक फोरामेन ओवेल। इस डायग्राम को बनाओ, सब बनाओ। बनाओ इसको, अभी इसके बारे में लिख पाती हूँ मैं। और क्या, लंग्स का रोल ही नहीं होता पूरे जेस्टेशन में। फट जाती नहीं है, उसमें लिगामेंट भर जाता है। जब एक जगह फिर भर जाता है खूब सारा लिगामेंट, तो खून अपने आप दूसरे रास्ते पे चले जाता है, यानी कि वो पल्मोनरी वेन से यहां जाने की जगह आगे जाएगा, पूरा फ्लो करेगा। ये सब इतना डीप पढ़ना जरूरी है क्या? पता नहीं बेटा, ज्यादा पढ़ा दी क्या? चलो अब नेक्स्ट करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। एवरीबॉडी, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब पढ़ना है। मैम को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तुम्हें पढ़ते हुए शायद 1 या 2 साल हुआ होगा। कुछ कुछ होते हैं जिन्हें 5 भी हो चुके होते हैं, बट स्टिल मेरे को 12 साल हो गए। मैंने 12 साल के नीट के पेपर देख लिए हैं। बड़ा वाला डायग्राम चला गया बेटा विशाल।
क्योंकि वो मैंने टेम्पररी स्लाइड पे बनाया था। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर अब जाके फाइनली कंप्लीट हुआ है विद नोट्स। अगर आप देखेंगे ये सारे जितने भी टर्म्स थे, वैब सारे हमने कर लिए, ओपनिंग सारी हमने कर ली, कॉर्डी टेंडी ने हमने कर ली, फॉसा ओवालिस मैंने समझा दिया, लेयर्स मैंने समझा दी, ये सब मैंने समझा दिया, ठीक है। और हमने नोट्स भी बना लिए हैं। अब हम आगे का टॉपिक आज शुरू करेंगे क्लास में, जिसका नाम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। लिखिए हेडिंग, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये वो टॉपिक है जो ये बताता है कि अगर आप अपने दिल को अपने शरीर से बाहर भी निकाल दो तब भी वो धड़केगा। बट क्यों धड़केगा, इसका जवाब आपको मिलेगा इस टॉपिक में। यस बच्चों, जैसे आपने हार्ट ट्रांसप्लांट सुने होंगे, तो इमीडिएटली किसी और के शरीर का हार्ट निकालते हैं, आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, उसे उसी अच्छी कंडीशंस में रखा जाता है कि वो मर ना जाए, ठीक है, उसे धड़कते धड़कते धड़कते, बट इंसान के मरने से पहले निकालना है दिल। लेट मी टेल यू गाइस, नॉट आफ्टर द डेथ, नो 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 नो, तब तो वो मर चुका है। मरने से जस्ट पहले, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मान लो कि मैं मरने वाली हूं, तो जस्ट 5 मिनट पहले हार्ट निकालना होगा सर्जरी करके। यस, तभी वो जिंदा दिल है, और वही जिंदा दिल किसी और को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, मरने के बाद नहीं। जैसे कोमा पेशेंट्स, वो जी रहे हैं, उनका दिल चल रहा है, ठीक है। यस, ऐसी बात है, ठीक है। चलो, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आखिर कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो बेटा दिल जो है ना, अक्सर अगर आप अपने जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, क्लास में सभी धर्मों में एक ही बात कही है कि इट इज अ गॉड हु प्रोवाइड्स अ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? द सोल। एंड वो सोल क्या है? हमारा दिल। इस दिल में चिंगारी कौन भरता है? गॉड। दिस इज द टाइम वेयर यू नो एक्चुअली, मैं आपको ऐसे बताऊं तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि जितना आप साइंस की तरफ जाते हो, लॉजिक की तरफ जाते हो, आप उतना एथीस्ट हो जाते हो, आप भगवान को मानना बंद कर देते हो। बट आई फील ऑपोजिट। जितना आप साइंस को पढ़ते हैं, जानते हैं, आपको पता लगता है कि गॉड इज द ड्राइविंग फोर्स। व्हाई दिस इज हैपनिंग? जैसे कि जब बच्चा होता है, जब बच्चा बनता है, तो सबसे पहले दिल बनता है, और दिल बनते ही विद इन 7 डेज उसमें हार्ट बीट आ जाती है। आप बताओ क्यों? ऐसा क्या था स्पर्म और ओवा में कि दिल धड़कने लगा? फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, एंड मात्र इतना सा होता है पूरा का पूरा। पहले 3 महीने में इट इज अ साइज ऑफ अ पीनट, जस्ट अ पीनट। उस पीनट के साइज में धड़कन है, इमेजिन। सो व्हाट इज द सोल? यहां पे है वो टिश्यू विच मेक्स यू लिविंग, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास ये देखिए, बहुत तरह के कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जो मैं अभी बनाने वाली हूँ डायग्राम। और धड़कन भी कितनी होती है? 200 बीट्स पर मिनट, 200 बीट्स पर मिनट, 220 बीट्स पर मिनट, 175 बीट्स पर मिनट। सोचिए। यस। तो बच्चे आखिर ऐसा क्या है? तो इसको हमें समझना होगा सबसे पहले कंडक्टिंग सिस्टम में, कि जो हमारा दिल है, ह्यूमन हार्ट, दिस इज मायोजेनिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोजेनिक? मायो मींस मसल्स, जेनिक मींस जेनरेट, ठीक है। यस मैम, जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो सोल क्यों नहीं चेंज होती? अरे मोनू, तुमने वो स्टोरीज नहीं सुनी क्या? सो आई विल टेल यू अ वेरी फेमस किस्सा फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम टेक्सास, यूएस में एक जगह थी। सो इट वाज सीन कि मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था इस पे। तो हमारे टीचर ने हमें कहा था पढ़ने के लिए इस पूरी स्टोरी को। सो व्हाट हैपेंड इन टेक्सास, हुआ क्या कि एक कपल था, ठीक है। अब कपल में जो बॉय था, ठीक है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, जिससे उसका हार्ट लिया गया था, ठीक है। इवेंचुअली जब उसे पता नहीं था कि उसे किसका हार्ट दिया है, क्योंकि ये डिस्क्लोज नहीं होता है, ठीक है। और उसे, उसकी पत्नी भी थी, बट उसे थोड़े टाइम बाद एक लेडी से प्यार हुआ, और वो लेडी वही थी जिसके पति का हार्ट उस आदमी को दिया गया था।
मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। दिस वाज एक्चुअली, हाँ मूवी भी बनी थी इस पे भाई, सेम कॉन्सेप्ट पे मूवी भी बनी थी। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी आल्सो इन टेक्सास, कि he actually went to the same girl, loving the same girl जिसके हस्बैंड का हार्ट डोनेट किया गया था उसको। यस, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, अभी मैं सर्च करके आपको बता दूंगी, बट दिस इज रियलिटी। यस, कि उसको उसी से प्यार हुआ, उसे अपनी पत्नी नहीं अच्छी लग रही, अपनी पत्नी भी बंद हो गई अच्छी लगनी, उसे उसकी पत्नी अच्छी लग रही है, क्योंकि दिल वही था। आपको क्या लगता है, दिल में बहुत इमोशंस होते हैं बच्चे, बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत। जैसे बच्चे ने कहा मैम सोल चेंज तो नहीं हुई, सी आई टोल्ड यू स्टोरी। हार्ट ट्रांसप्लांट इतने कॉमन नहीं है ना कि सबकी स्टोरी बाहर निकल के आए। यस, चलो, तो ये हमारा हार्ट है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले आखिर इसमें क्या वो सोल प्रोड्यूसर है, जैसे हम कह रहे हैं धड़कन कैसे आई, तो मायोजेनिक, व्हेन मसल्स आर मॉडिफाइड टू generate एक्शन पोटेंशियल। मसल्स ही मॉडिफाई हो गई हैं टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, तो यानी कि ये न्यूरल कंट्रोल के ऊपर नहीं है, ये ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दिल अपने आप काम करता है। ठीक है, दिल अपने आप काम करता है। अच्छा, आपने ये भी चीज कहा, काफी बार टीचर्स को सुनी होगी, दिल से सोचो दिमाग से सोचो। मैं आज तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा सिचुएशन बताती हूँ, जब तुम एक्चुअली में रियलाइज कर पाओगे, हाँ यार मैंने ये चीज दिमाग से सोची बट दिल मेरा ये कह रहा था। मैं आज आपको फील कराती हूँ वो चीज, ठीक है। चलो, आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, अपने छोटे बहन भाई पे या बड़े बहन भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा हो कि यार मेरा मन कर रहा है जिसको मैं चाटा लगा दूं, ऐसा हुआ है आपके साथ? ठीक है, ऐसा हुआ है आपके साथ कि यार मेरा मन कर रहा है यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है, बट उसके बाद आपको जस्ट आफ्टर दिस थॉट यू रियलाइज, चल छोड़ यार कोई नहीं, इसको बाद में सबक सिखाऊंगा, अभी छोड़ देते हैं। क्या ये फीलिंग भी बाद में आती है तुरंत से? एक तरफ आप सोच रहे हो कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और उसी समय एक फीलिंग और आई कि चल कोई नहीं यार, हेल्प भी तो यही करता है, प्यार भी तो यही करता है, छोड़ देते हैं, चल कोई नहीं, चल माफ करते हैं, बहन भाई है, ऐसी फीलिंग भी आती है। सो व्हाई यू हैव टू टाइप्स ऑफ फीलिंग्स गाइस, व्हेन यू हैव वन ब्रेन, सो यू शुड हैव वन फीलिंग ना, व्हाई सडनली यू हैव सेकंड फीलिंग, व्हाट वाज दैट इनर कॉल? एक फीलिंग आई जस्टिफिकेशन की, व्हेन यू वांट जस्टिस, व्हेन यू वांट रिवेंज, क्या मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को भी इसके साथ गलत करना है, दैट कम्स फ्रॉम योर ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज वेरी रैशनल, it always goes for justification, yeah, I want justification for my act, I want justice, but at the same time नम्रता, विनम्र होना, let go करना, this comes from your heart। और जब दिल पे बात लगती है, ये भी आपने सुना होगा, जब दिल पे बात लगती है तो वो लंबे समय की लगती है, ये भी आपने बहुत सुना होगा, लोगों को बोलते हैं यार ये तो मेरे दिल पे लग गई है बात। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिल पे लग गई है बात? नाउ योर दिल वांट्स टू टेक रिवेंज, नॉट योर हार्ट। So when your inner me wants to take revenge, that means now your life will be surrounded around that revenge. अब आप सिर्फ उस रिवेंज के बारे में सोचेंगे, यू विल हैव नथिंग एल्स। जैसे एक दोस्त होता है, पहले वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अब उसने कुछ ऐसा कर दिया कि अब बस खत्म हो चुका है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो आपको हमेशा उसी के बारे में सोच आएगी, हमेशा, because now that person lives in your heart, not in your brain। दिल में इमोशन है, दिल में हार्मोन है, ब्रेन में नर्व सिग्नल्स है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी है यहाँ पे, बट दिल की चीज जल्दी नहीं जाती। इसलिए कहते हैं कि जितना गुस्सा करोगे, जितना जलोगे, उतना अपने आप को नुकसान करोगे। सो टेक्निकली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हार्ट, नॉट योर ब्रेन। जब कोई स्ट्रेस आता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, उसमें लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन अटैक नहीं आता। समझे बात को?
जितना हम आसपास की जिंदगी में सुनते हैं वो सब यहां से रिलेटेड है कि ऐसा क्यों थॉट है, क्यों हमारे पास दो थॉट आए, बिकॉज हार्ट इज डिजाइन टू लेट गो थिंग्स, टू बी हेल्पफुल, टू बी काइंड, to be lovable. That's why it is dil. Dil is always supposed to love everybody, but not the brain. Brain is mayavi. It is our mayavi organ, which creates maya, which creates illusion, which creates hallucinations, which makes you believe what brain thinks. ठीक है? Yes. तो that is a difference. तो आज हम यही बता रहे हैं मायोजेनिक. अब तुम मेरा सत्संग मत सुनना, ठीक है? अब ये वाला पार्ट सुनो तुम, जो हमारा ये, वरना मेरी क्लास मिस हो जाती है यार, मेरे को टॉपिक पढ़ाने का बहुत सारा आज. चलो, तो मायोजेनिक व्हेन मसल्स आर मॉडिफाइड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल. ना इस मसल्स की दो प्रॉपर्टी भी है, इसकी दो प्रॉपर्टी भी है इन मसल्स की. एक प्रॉपर्टी है इसकी ऑटोमेसिटी. एक प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑटोमेसिटी. नाउ व्हाट इज ऑटोमेसिटी? नाम से पता लग रहा है ऑटोमेटिक. ठीक है, ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक क्या है? दिल को कोई आदेश दे रहा है कि चल धड़क. क्या आप हर टाइम बोलते हैं धड़क 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 धड़क? नहीं, आप नहीं बोलते, अपने आप काम करता है. सो दीज मस्कुलर टिश्यूज आर ऑटोमेटिक इन नेचर. दे जनरेट action potentials, they generate signals automatically without any permission. किसी की जरूरत नहीं है इससे. So they generate action potential automatically. दूसरी प्रॉपर्टी है इस टिश्यू की ऑटो रिदमिसिटी. और ये जो सिग्नल है, ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा फटाफट काम करता हूं, तुम्हारी तरह थोड़ी काम करता ही है. क्या हो, 1 घंटा फटाफट पढ़ लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ. ठीक है, यस. तो यहाँ पे क्या ऑटो रिदमिसिटी का, कि रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, ऐसे नहीं कि एकदम से हो गया. सो ऑलवेज बीट्स इन अ रेगुलर रिदमिक फैशन. So these muscles generate action potential in a regular rhythmic fashion. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब आते हैं कौन कौन से टिश्यूज है हमारे पास. शुरू करते हैं, लिखो इसको. चलो, तो सबसे पहला हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा के पास राइट एट्रियम में पेस मेकर ऑफ हार्ट, जिसे हम कहते हैं एसए नोड. ये नीट में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. इसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड व्हिच इज कॉल्ड एज एसए नोड. नोडल टिश्यू. नोड मींस नोडल टिश्यू. तो एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं? इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं क्योंकि व्हाई इट इज कॉल्ड पेस मेकर? बिकॉज ये सबसे ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, सबसे ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सबसे ज्यादा सिग्नल, सबसे ज्यादा डीपोलराइजेशन पर मिनट. तो ये बादशाह है सिग्नलिंग का. सो इट जनरेट्स हाईएस्ट सिग्नल्स पर मिनट. और वो कितने हैं? 70 to 75 डीपोलराइजेशन पर मिनट. इसलिए इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट. यही चला रहा है पूरा पेस. इसी के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट के अंदर. इट्स ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे एसए नोड से किसको दिया जाएगा? एवी नोड को. ये हमारा क्या है? एवी नोड. क्या है बच्चों? ये हमारा एवी नोड, जिसे हम कहते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट. पेस सेटर, या इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड.
AV node pace setter atrioventricular node. ये कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन इंटर एट्रियल सेप्टा, और ये किससे सिग्नल ले रहा है? एसए नोड से, ठीक है। और ये सिग्नल किसको देगा? वेंट्रिकल्स को, इसलिए इसे कहते हैं पेस सेटर। अगर एवी नोड काम नहीं करेगा तो सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो कोई सिग्नल दे ही नहीं रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेस सेटर, ठीक है। ये पेस सेटर है, ये भी अपनी डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है, ये भी सिग्नल प्रोड्यूस करता है 40 से 45 डीपोलराइजेशन पर मिनट। फिर उसके बाद आते हैं ये वाला थर्ड, बंडल ऑफ हिस नेम ऑफ द डिस्कवरर, नॉट द सांप। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो ये सिग्नल किससे लेगा? जल्दी से बताओ, डायग्राम देख के ये सिग्नल किससे लेगा? जल्दी से बताओ। एवी से, बिल्कुल सही। अब एवी से सिग्नल लेके ये सिग्नल किसको देगा? राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, यानी कि राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस पे, ठीक है। तो ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी? राइट बंडल ब्रांचेस, एंड ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी? लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्प्रेड करेंगे वेंट्रिकल्स में, और फाइनली जो सिग्नल हमारी मसल के पास लेके जाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? पुरकिंजी फाइबर्स। दे गिव सिग्नल टू हार्ट मसल्स। ये राइट है, ये लेफ्ट है, सही तो लिखा है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर पेस मेकर वर्क ना करे तो क्या करे? रिप्लेस कराएं, उसके लिए डॉक्टर बने, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। चलिए जल्दी लिखिए।
हो गया? चलो आओ भाई, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारी कार्डियक साइकिल। हेडिंग देखिए, कार्डियक साइकिल। लिखिए, पायल बेटा आप क्लास में ना चैट्स में बहुत एक्टिव रहती हैं, आप सुनती नहीं है। मायोजेनिक हार्ट पे मैंने क्लियरली बताया है कि ब्रेन आपके हार्ट को कोई सिग्नल नहीं देता है, यही मसल्स मॉडिफाइड होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए। बट आप वही गधू वाला सवाल वापस पूछ रही है, मैम ऐसे नोड को कौन सिग्नल देता है? या तो आप ढंग से क्लास में सुना कीजिए या आप चैट्स किया कीजिए, दोनों में से आप एक काम कीजिए क्लास में। मैं बहुत दिनों से आपको देख रही हूं, या तो क्लास सुन लो या अपने आप कहीं और से पढ़ लो। दिन भर बदतमीजी करते हो चैट सेक्शन में। एक आध और मेरे अभी लिस्ट पे हैं, वो भी सुनेंगे अभी मेरे से। इतना ज्यादा चैट्स में पायल एक्टिव रहती है, इसको लगता है कि मैम को दिखता नहीं है। मैं इग्नोर करती हूँ तुम्हें जानबूझ के चीजों को, क्योंकि मुझे नहीं पसंद रोज रोज डांटना बच्चों को, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये आए श्रेयांश, मैम चिल, आप ही पढ़ा लो बेटा आके। आप मुझे बता दो कैसे आई हैव टू बिहेव, गिव मी अ लिस्ट, मैम कब क्या करना है। अगर मैं डांटू तो मैम चिल, ना डांटू तो तुम्हारी बदतमीजी कंटिन्यू रहती है चैट सेक्शन में। मुझे बता दो कैसे करना है बिहेव। आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट है ना, बिहेवियर एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, साइकोलॉजिस्ट है बहुत बड़े, डॉक्टर भी बन चुके हैं, तो प्लीज लेट मी नो। ये देखिए लेडी डॉन पूछ रहे मैम बेबी गर्भ में डेथ होने का रीजन क्या है? रीजन होता है गर्भ। यस, अंग्रेजी देखिए, लेडी डॉन नाम रख रखा है, रीजन पूछ रही है। आप ही तो लिख रही हैं रीजन, रीजन का मतलब होता है जगह, गर्भ में ही मरेगा अगर आप बच्चे को मारना चाहती है तो। तुम लोग की ढंग से इंग्लिश तक नहीं है, डॉक्टर बनेंगे आप लोग, रीजन और रीजन नहीं पता आप लोगों को। साकेत कह रहे पढ़ाओ ना, नहीं पढ़ा रही, जा क्लास ओवर, जा पढ़ ले, जा 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 पढ़ ले। पैसे दिए मेरे से रिफंड ले ले अपने। अगर अगर नेक्स्ट मैसेज में पैसे की दौड़ दिखाने वाला है कि मैंने पैसे भरे हैं, रिफंड ले ले मेरे से, जा। यार तुम लोग में बिल्कुल तमीज नहीं है टीचर से बात करने की, ज्यादा सर चढ़ गए हो अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो। बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं तुम लोग को। क्लास के शुरुआत से बोल रही हूँ ढंग के सवाल पूछो, चैट्स में से पढ़ाई की बात करो, बट नहीं। एहसान ना तुम मेरे पे करते हो क्लास ज्वाइन करके, ना मैं तुम पे करती हूँ पढ़ाकर, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। आप पढ़ने आते हैं, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। सो टेक्निकली वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप जहां पे हम एक एहसान कर रहे हैं, वी आर टेक्निकली इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअलिज्म। आपको भी फायदा होता है पढ़ के, आपका सिलेक्शन होता है, मेरा भी फायदा होता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आता है। चलिए कार्डियक साइकिल करेंगे। अभी कार्डियक साइकिल में कितने फेजेस हैं देख के बताइए सब चैट सेक्शन में, कितने फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के? 3 फेजेस है कार्डियक साइकिल के, ठीक है। हृदय चक्र बोलते हैं इसे, 3 है इसके फेजेस। अगर टोटल ड्यूरेशन में देखूं, टोटल ड्यूरेशन एक कार्डियक साइकिल की, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी है कैलकुलेट करके बताओ, कितनी है टोटल ड्यूरेशन एक कार्डियक साइकिल की? वो हमारी 0.8 सेकेंड। कितनी है? 0.8 सेकेंड। तो अगर 1 मिनट में मैं कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ
साइकिल्स पर मिनट। तो क्या आएगा आंसर? एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और एक साइकिल 0.8 सेकंड की है, तो ये आएगी आपकी 72 साइकिल्स पर मिनट। यह हो गया आपका हार्ट रेट। ये क्या हो गया आपका? हार्ट रेट। तो इतनी बार ये साइकिल्स आपके दिल में चलती है हर मिनट। 72 टाइम साइकिल चलती है एवरी मिनट। और इस साइकिल के 3 फेजेस है, जिसमें जो पहला फेज है जो सबसे कम ड्यूरेशन का है, उसे हम क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। जो 0.3 सेकंड का फेज है हमारा, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो 0.4 सेकंड का हमारा फेज है, इसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? जॉइंट डायस्टोल। बट सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्या मतलब होता है सिस्टोल का बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोल? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, यानी कि जॉइंट रिलैक्सेशन, जब सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड होते हैं। दिल की आवाजें भी आती है, लब डब लब डब लब डब। नसीब 60 इंटू 0.8 48 हुआ ना? कैसे आएगा 72 आंसर? बताओ। कैसे आएगा? यस। अब देखो यहाँ पे 2 आवाजें आती है दिल की, जिन्हें हार्ट साउंड्स कहते हैं। पहला हार्ट साउंड है हमारा लब, और दूसरा हार्ट साउंड है हमारा डब। दूसरा हार्ट साउंड क्या है हमारा? डब। So we have two heart sounds, love and dub. ठीक है? तो अब इसकी ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। इसे कैसे याद करना है? पहले तो इसका L इज अ ट्रिक। L L L 3 L बनाओगे। क्यों बनाओगे? चलिए देखते हैं। तो पहला L क्या है बच्चों? लो पिच्ड। लो पिच्ड, लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है? लो फ्रीक्वेंसी या लाउडर। लाउडर लिख लो, फ्रीक्वेंसी नहीं, लाउडर लिख लो। आखिरी साउंड आता कब है? व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। लब का साउंड कब आता है? व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। जब एवी वाल्व बंद होते हैं तो एक जबरदस्त आवाज आती है, जिसे कहते हैं लब। ठीक है? इसकी लो पिच होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है इसका, 0.14 सेकंड का इसका ड्यूरेशन है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। और ये लाउडर, ये ज्यादा अच्छा सुनने में दिखता है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसकी 45 होगी, इसकी 40 होगी। अच्छा, लो पिच्ड है ना, 40 होगी। नहीं, 45 भी होगी। एक तो मुझे याद नहीं रहता एग्जैक्टली ये सब चीजें। चलो, अब आते हैं डब। इसका सारा ऑपोजिट कर दो। यहाँ पे क्या क्लोज हो रहा है? क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व। यहाँ एवी वाल्व से नहीं, बल्कि सेमी लूनार वाल्व से आवाज आती है बंद जब होता है लब डब। ये लाउडर है, द साउंड इज डल। इसको ऑपोजिट कर दो। वो लॉन्गर ड्यूरेशन का है, तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन का है साउंड, 0.1 सेकेंड। अगर वो लो पिच्ड है तो ये हाई पिच्ड वॉइस होती है, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो ये हो गए हमारे 2 साउंड्स, लब एंड डब। अगर इरेगुलर हार्ट साउंड्स होते हैं, कैसे? इरेगुलर हार्ट साउंड्स। अगर हमारे हार्ट साउंड्स इरेगुलर है, जो कि डॉक्टर सबसे पहले सुनते हैं, इरेगुलर हार्ट साउंड्स है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट मर्मर्स। क्या कहते हैं? हार्ट मर्मर्स। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हार्ट मर्मर्स, इरेगुलर हार्ट साउंड्स। और ये क्यों होते हैं हार्ट मर्मर्स? व्हाई? बिकॉज ऑफ वाल्व स्टेनोसिस। इसका रीजन क्या है? वाल्व स्टेनोसिस।
स्टेनोसिस क्या होता है? नैरोइंग ऑफ वैल्व्स, छोटे हो जाते हैं वैल्व और उससे क्या होता है? बैक फ्लो होता है और बंदा जो है बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। एक अच्छे से आवाज, एक होता है अच्छे से गाना गाना, सारे गमा पा धा नी सा, और एक होता है ठीक है, दिस इज मर्मरिंग, दैट्स अ डिफरेंस। लाउड एंड क्लियर ना होके बस मर्मरिंग है। जैसे बच्चों से वाइवा में आंसर पूछ लो, तब इनकी सारी हेगड़ी निकल लेती है। वाइवा में पूछ लो, ओ मैम हाँ हाँ वो मैम वो उसने ऐसे बोला था मैम, वो ऐसे था, फिर मैम फिर आप बताओ ना क्या था मैम आगे, सारा मैं ही बताऊं? हाँ, बच्चों का यही रिएक्शन होता है, बस वही होता है मर्मर। और जब आपको आंसर आता है तो यू आर वेरी लाउड एंड क्लियर, सो दैट्स अ डिफरेंस। क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो नॉलेज होती है वो नैरो होती है, कम होती है, इसलिए आप मर्मर करते हैं। जब आपकी नॉलेज अच्छी होती है, सटीक होती है, तो आप आंसर भी लाउड एंड क्लियर देते हैं। यही आपके दिल के साथ भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजर ऑफ AV valve and SL valve? What is the time interval between closure of SL valve and AV valve? जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे चैट सेक्शन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों आंसर देंगे। तो बेटा देखिए, पहला टाइम ड्यूरेशन मैम ने पूछा, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एवी एंड एसएल। एवी वाल्व यहां बंद हो रहा है, सेमिलुनार वाल्व यहां बंद हो रहा है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.3 सेकेंड। अब मैं पूछ रही हूँ सेमिलुनार और एवी वाल्व के बंद करने के, पीछे नहीं जाना है साइकिल में, नो 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 नो, दिल कभी पीछे नहीं जाता, दिल हमेशा आगे जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन यहां से यहां कैलकुलेट होगा पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो 0.4 प्लस 0.1, 0.4 प्लस 0.1 सेकेंड, तो ये हो गया 0.5 सेकेंड आंसर। नेवर मूव एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज मूव क्लॉकवाइज। नहीं, हाँ क्लॉकवाइज, ठीक है ठीक है। अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन टेबल बनाते हैं, ये लिख लिया सबने? अब इसका एक्सप्लेनेशन टेबल बनाएंगे आज की क्लास में। बेटा मुझे बहुत सारे रीजन है बेटा, लेडी डॉन, बच्चे के मरने के एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मैं एक रीजन नहीं बता सकती आपको, और उसके लिए प्लीज आप क्लास 12th का वेट करें। क्लास 12th में रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वहां मैं आपको 2000 रीजन बता दूंगी, ठीक है? आप चैप्टर तो देखिए, सर्कुलेशन चल रहा है। आइए अब आते हैं कार्डियक साइकिल का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे समझते हैं। इस टॉपिक को मैं अक्सर बच्चे एक टैबुलर फॉर्म में ही कराती हूँ, इससे बच्चों को रिवीजन भी आसानी से हो जाता है, और जब वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तब भी होता है। निखिल पूछ रहा है मैम हार्ट रेस्ट कब करता है? मरने के बाद, ठीक है। चल अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर्स, यहाँ लिखेंगे व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग 0.1 से 0 से 0.1 सेकेंड के बीच में क्या होएगा दिल में, ठीक है। 0.1 से 0.4 सेकेंड के बीच में क्या होएगा दिल में, और 0.4 से 0.8 सेकेंड के बीच में क्या होएगा दिल में। तो हमने 3 स्टेजेस लिए, ठीक है। यस, आ जाओ। फर्स्ट एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ओके नेक्स्ट हम लेंगे एवी वाल्व,
सेमिलुनार वाल्व, ब्लड फ्लो। चलिए शुरू करते हैं अब कहानी। समझाते भी और लिखाते भी हैं और इसका रिवीजन भी आपका होमवर्क होगा। अब सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, नोबडी इज गोइंग टू राइट एनीथिंग इन द क्लास नाउ। इसको समझेंगे, फिर इस टेबल को आप खुद बनाएंगे। मैं ये पूरी स्लाइड हटा दूंगी उसके बाद। यस, क्योंकि ये टेबल आप समझ के खुद से बना सकते हैं। ठीक है, देखो अब देखो इधर 0 से 0.1 सेकंड के बीच की बात करते हैं। इस टाइम पे कौन सा फेज चल रहा था साइकिल का? एवरीबॉडी प्लीज आंसर्स इन द चैट सेक्शन। 0 से 0.1 सेकंड में कौन सा फेज चल रहा था कार्डियक साइकिल का? कौन सा फेज चल रहा था? एट्रियल सिस्टोल। लिखो सब, एएस लिख दो, कोई नहीं, मैं समझ जाऊंगी। लिखो सब, कौन सा फेज चल रहा था बच्चों? एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस टाइम पे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? एट्रियास कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या इस टाइम पे वेंट्रिकल्स भी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चों? आप कहेंगे नो मैम, इस टाइम पे वेंट्रिकल्स नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ एट्रिया कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि इस टाइम पे वेंट्रिकल्स किस सिचुएशन में है? रिलैक्सेशन। किस सिचुएशन में है? रिलैक्सेशन। जो रिपीट करने वाले बच्चे, फिर से मैं बता दूं, जो एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इस टाइम पे एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? रिलैक्स। ठीक है, फिर आते हैं एवी वाल्व। अब देखो बेटा, डायग्राम बनाते हैं हार्ट का। ये हमारे है एट्रिया, ये हमारे वेंट्रिकल्स। इस टाइम पे ये दोनों चेंबर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड कहां जाएगा? ब्लड कहां जाएगा? अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड वेंट्रिकल्स के पास जाएगा ना। तो एवी वाल्व खुला होगा या बंद होगा? खुद सोच के बताओ, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है इस टॉपिक में। यस, क्या होगा इस टाइम पे? एवी वाल्व्स ओपन होंगे, तभी आपका ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आएगा, वरना तो आएगा ही नहीं। इस टाइम पे सेमिलुनार वाल्व्स क्या होंगे? क्लोज्ड, क्योंकि अभी हम बॉडी में पंप नहीं कर रहे हैं ब्लड को। ब्लड फ्लो कहां से कहां हो रहा है? इट इज अ ब्लड जो राइट एट्रिया से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रिया से कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। So technically the blood is flowing from atria to ventricles. वापस एक बार देख ले। तो पहला फेज कौन सा है कार्डियक साइकिल का? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। इस फेज को हम क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। इस एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया क्या करता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एट्रिया से कहां जाता है? वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, तो इसलिए एवी वाल्व्स क्या होते हैं? ओपन। सेमिलुनार वाल्व्स क्या होते हैं इस टाइम पे? क्लोज्ड। फ्लो ऑफ ब्लड क्या है? एट्रिया से वेंट्रिकल्स। अब आते हैं 0.1 से 0.4 सेकंड पे। ये कौन सा स्टेज है? चैट बॉक्स में बताइए सब। इस स्टेज को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या कहते हैं स्टेज को? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी इस टाइम पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन रिलैक्स करेगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ट्राई करो ये चारों चीजें मुझे बताने की चैट सेक्शन में। ट्राई करो ये चारों चीजें बताने की चैट सेक्शन में। ट्राई करो। एट्रिया इस टाइम पे क्या करेगा? रिलैक्स। वेंट्रिकल्स इस टाइम पे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं फिर से। यहाँ पे ये हमारे एट्रिया, ये हमारे वेंट्रिकल। इस टाइम वेंट्रिकल्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो खून ऊपर जा सकता है और जाने नहीं देना है।
यानी कि एवी वाल्व क्या होंगे इस टाइम पे, क्लोज या ओपन? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे ना, यानी कि खून ऊपर जा सकता है एट्रिया के पास, और बैकफ्लो हमें होने नहीं देना है, यानी कि इस टाइम पे क्या होगा, एवी वाल्व होगा हमारा क्लोज्ड। सेमी लूनार वाल्व होंगे इस टाइम पे ओपन। क्यों ये ओपन होंगे? क्योंकि भाई तभी तो डॉर्सल एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अगर सेमी लूनार वाल्व्स बंद होंगे तो ब्लड आगे कैसे जाएगा शरीर में? ठीक है, ब्लड फ्लो। अब आते हैं इसके ब्लड फ्लो पे। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, बताइए। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अरे दीवान भैया, चैट्स में आप इतने एक्टिव रहते हैं कि मैम आपकी चैट्स देख ले, आंसर देने पे आप बता नहीं रहे, पिट्टी बढ़ेगी तेरी इस बात पे। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? डोर्सल एओर्टा। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स। ठीक है, आया समझ में? ये भी यहां तक किसी को कोई भी मुश्किल लगा? आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। ये छोटे छोटे दो डायग्राम बनाओ और समझ लो पूरे खेल को। डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं कि इस टाइम हो क्या रहा है, अपने आप फिर आप बता सकते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला, एट्रिया। क्या होगा एट्रिया वेंट्रिकल्स इस समय? इस स्टेज को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। बोथ क्या रहेंगे इस टाइम पे? रिलैक्स्ड। बोथ क्या रहेंगे इस टाइम पे? रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स्ड, दोनों रिलैक्स रहेंगे। पायल बेटा आप भी जवाब दे सकते हो। मैम ने डाटा, इसका मतलब ये नहीं कि रूट के बैठ जाएंगे। आई जस्ट होप यू आर नॉट लाइक अदर जेंजी यंग गर्ल्स जो रूस मटक्की करती हैं। आई नो यू आर अ मच मेच्योर गर्ल, सो यू कैन ऑल्सो आंसर इन द चैट्स। आई वुड लव टू सी योर आंसर्स। ठीक है, अगर वो क्लास में है तो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इस टाइम पे चारों चेम्बर्स रिलैक्स्ड है। किसी पे कोई प्रेशर है? किसी पे कोई प्रेशर है? देखो, किसी पे कोई प्रेशर है? जब आप घर में होते हैं आप रिलैक्स्ड होते हैं, आप अक्सर चड्डे बनियानी में घूमते हैं, है ना? लड़कों के साथ तो यही होता है। जैसे उन्हें पता लगता है अब घर में रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो उनके वो गंदे वाले बलगर कच्छे निकल आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे रिलैक्स्ड, सारे द्वार खोल के रखते हैं ये। ठीक है, और जब भी वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आराम सुकून से माहौल बना के जाते हैं। तो उस टाइम पे द्वार क्या होते हैं? खुले होते हैं बच्चे। ठीक है, लोडिंग चल रही होती है, तो उस टाइम पे आपके इस टाइम पे जॉइंट डायस्टोल रिलैक्स्ड है बिल्कुल। ठीक है ना? इस टाइम पे एवी वाल्व्स होंगे ओपन घर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल द्वार खुले। घर के गेट बंद होंगे जैसे पता लगेगा कि वो बहन की गर्लफ्रेंड, सॉरी बहन की फ्रेंड आ रही है, तो ये अच्छे बाबू बन जाते हैं, अदरवाइज ऐसे घूमते हैं। तो बाहर के द्वार क्या है इस टाइम? बंद है। सेमी लूनार वाल्व क्या होंगे? क्लोज्ड, क्योंकि बाहर का काम तो कर ही नहीं रहे ना, सिर्फ दिल दिल का काम कर रहे हैं अभी सब। बाहर का कोई काम नहीं, आज छुट्टी का दिन, आज रविवार है, तो बाहर का काम यानी सेमी लूनार वाल्व क्लोज्ड है। इस टाइम पे कोई ब्लड नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो तो हमने भेज दिया जो भेजना था वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। इस टाइम पे क्या होगा? हार्ट की फिलिंग होगी। रविवार के दिन अक्सर आपने देखा होगा मम्मी पापा का शाम में काम होता है, चलो आओ बिग बाजार चलते हैं, आओ चलो फूड बाजार चलते हैं, चलो आओ डी मार्ट चलते हैं, चलो आओ राशन वाले की दुकान पे चलते हैं। इन लोग को यहाँ पे फिलिंग करने की रहती है, घर का राशन बनने की। चलो आओ सब्जी ले आते हैं। ठीक है, जो बाजार लगते हैं ना भाई, मंडे मार्केट, संडे मार्केट, यस, इन लोग को लगता है कि पहले घर का राशन भर लेते हैं हफ्ते भर का। तो सेम दिल के साथ भी होता है। 4 सेकंड वो काम करता है, 0.4 सेकंड वो काम करता है, 0.4 सेकंड में वो फिलिंग करता है अपनी आगे की तैयारी कि भाई अब आगे स्टोर होगा तो मैं क्या पंप करूंगा तो मैंने ब्लड नहीं भरा तो इट इज लाइक अ प्रिपरेशन, एडवांस प्रिपरेशन, कि अभी सिग्नल आएगा कॉन्ट्रैक्शन का, अगर मेरे पास ब्लड ही नहीं होगा तो मैं क्या पंप करूंगा। तो इस टाइम पे व्हाट इज द टारगेट ऑफ द हार्ट?
टू फिल द ब्लड. व्हाट इज द टारगेट ऑफ द हार्ट? कि वो ब्लड भरे, जैसे कि वो बॉडी में आगे पंप कर सके, वरना वो क्या जवाब देगा. ठीक है बच्चों. तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? फिलिंग ऑफ हार्ट. इसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर फिलिंग. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर फिलिंग. क्योंकि इस टाइम पे हम वेंट्रिकल्स को ब्लड से भर रहे हैं, एट्रिया को ब्लड से भर रहे हैं, जिससे कि हम आगे के 4 सेकंड में उसी ब्लड को आगे भेज सके शरीर में. ठीक है. अब कैसे भरते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. देखो कैसे भर रहे हैं ब्लड, ध्यान से देखना. पल्मोनरी वेन लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां से? लंग से. ये सारा ब्लड 100% कहां जाता है? लेफ्ट एट्रिया में. लेफ्ट एट्रिया में से इसी 100% का 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. क्यों चला जाता है 70% ब्लड? क्योंकि ये भी वाल्व्स खुले हैं, प्रेशर है नहीं ना. लोडिंग लोडिंग मस्ट लोडिंग लोडिंग. लोडिंग नहीं, अनलोडिंग गाइस. ठीक है. चलो फिर आते हैं नेक्स्ट. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100% कहां जाता है? राइट एट्रिया में. राइट एट्रिया से 70% ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में. तो बताओ वेंट्रिकल्स की कितनी परसेंट फिलिंग हो जाती है जॉइंट डायस्टोल में? बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में. कितनी परसेंट फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स की ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल? 70%. कहने को रिलैक्स है बट काम तो कर रहा है मेरे बच्चों. ठीक है. तो एट्रियास में ब्लड कितना रहा गाइस? तो एट्रियास में ब्लड कितना रहा? अगर 70% ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ चुका है तो फिर एट्रियास में ब्लड कितना रहा? 30%. अब मैं चाहती हूँ 30% को भी नीचे भेजना है, तो उसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन. क्या कराना पड़ेगा मुझे? उस 30% ब्लड को भी अगर मुझे नीचे भेजना है वेंट्रिकल्स में, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन. तो यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड जाता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स? ओनली 30%. ओनली 30% फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. देखो ये सारा. प्लीज बच्चे नसीब ढंग से सुना करो बेटा प्लीज. आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज लिसन टू मी इन द क्लास नाइसली. प्लीज डोंट डू दिस. आप अच्छे से सुना करो बच्चों. मैं हर चीज आपको 5-5 बार रिपीट करती हूँ पढ़ाते वक्त भी. चलिए सब एक बार इसको लिखिए, खुद से लिखिए सब. एक बार लिखो. लिखो. मैंने कहा था ना क्लास टेस्ट होगा. यस बिल्कुल निशु, बिल्कुल सही बेटा निशु. बहुत सही अंडरस्टैंडिंग किया निशु ने यहाँ पे. वेरी नाइस निशु. एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो. नहीं वेदांत. डन. अब मैच करो. मैच करो अब. सबने पहले ही लिख लिया है क्या? समझते नहीं हो क्या टॉपिक को? तभी सवाल पूछते हो मेरे से बार बार. समझा करो जब मैं ऐसे टॉपिक समझाती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है.
आ जाओ, ये हो गई हमारी कार्डियक साइकिल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियक आउटपुट. हेडिंग लिखेंगे सब. नेक्स्ट हेडिंग कार्डियक आउटपुट. बहुत छोटा सा टॉपिक है जो नीचे दिया हुआ है कार्डियक साइकिल के. कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. ये है उसका फॉर्मूला. लिखो इसको. I don't know, Nishita. I'm still not a god who can see in future and tell कि आज खत्म होगा या नहीं होगा. चैप्टर तो बचा है बेटा, नो डाउट चैप्टर तो बचा है. आ जाओ. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट देखो, डेफिनेशंस लिखा रही हूं पहले सबकी. इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by heart per minute. हार्ट रेट की डेफिनेशन, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स per minute. Stroke volume, amount of blood pumped by heart per cardiac cycle. What is the difference between cardiac output and stroke volume? Yes, everybody in the chat section. What is the difference between stroke volume and cardiac output? ये पर कार्डियक साइकिल है, वो पर मिनट है. तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा? अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल, कौन सा ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि इसमें एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हो रहा है और कार्डियक आउटपुट में 72 साइकिल्स में कितना ब्लड पंप कर रहा है हार्ट. ठीक है, तो एक साइकिल में हमारा हार्ट पंप करता है सिर्फ 70 ml बॉडी को, और साइकिल्स कितनी चलाता है बेचारा? 72. तो अप्रोक्सीमेटली कार्डियक आउटपुट पर मिनट कितना आता है? 7040 ml पर मिनट. दैट इज 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट. तो जो क्लास की चैंपियंस है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा कह रहे थे बेटा, वो सिर्फ 70 ml होती है, जबकि कार्डियक आउटपुट कितना आपका? 5 लीटर. ठीक है, अब अगर मुझे कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? सोच के बताओ. अगर मुझे कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? मान लो कि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ती है. अगर हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी तो बढ़ेगा. तो अगर पहली सिचुएशन आती है नीट में कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हाट हैपेंस टू योर कार्डियक आउटपुट, तो आपका जवाब क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस के टाइम पे भी आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे हार्मोन कौन सा निकलता है? कॉर्टिसोल. कौन सा हार्मोन निकलता है इस टाइम पे? कॉर्टिसोल. और कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? टू इंक्रीज हार्ट रेट. समझ में आया? तो अगर आपका स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, तो आपका दिल कमजोर होगा ही होगा. इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे है? हार्ट पे. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सिचुएशन है. नाउ विद एज व्हाट हैपेंस टू कार्डियक आउटपुट. एज के साथ कार्डियक आउटपुट क्या है? बढ़ रहा है, घट रहा है? इट विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग.
अगर आप एक बच्चे का कार्डियक आउटपुट देंगे तो ज्यादा होगा, तभी वो ज्यादा एक्टिव है। एक बुढ़ऊ को आप देखेंगे तो उसका कार्डियक आउटपुट कम है, इसलिए वो वक्त के साथ कमजोर पड़ गया है, इनका दिल हल्का हो गया है। तभी तो जैसी मम्मी अपने बेटे के लफड़े के बारे में सुनती है तो हाय, अब मेरे से सहा नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल कमजोर है, दिल उतना काम नहीं कर रहा जितना पहले करता था। दैट इज इफेक्ट ऑफ एजिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कार्डियक आउटपुट के साथ मैंने कराई। अब हम करेंगे इसके रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एथलीट का ज्यादा होगा कार्डियक आउटपुट, जिम्नास्ट का ज्यादा होगा कार्डियक आउटपुट। मैम स्ट्रोक वॉल्यूम हाँ ऑलमोस्ट सेम रहता है, मंकी डी लूफी। नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आखिर दिल को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? दो सिचुएशन होती है दिल के पास, या तो वो आराम से बैठा है, या वो डरा हुआ है, या वो भागना चाहता है, या वो लड़ना चाहता है। यानी कि वी हैव टू सिस्टम्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन आवर कार्डियक एक्टिविटी, एंड दिस सिस्टम इज आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी तो कुछ नहीं हो सकता, हम दिल को कोई आदेश नहीं दे सकते, वो खुद से ही काम करेगा। क्योंकि अगर हम दिल को चलाने लगे तो शायद हम चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। एक है सिंपैथेटिक सिचुएशन। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक सिचुएशन कौन सी है? इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, यस, जैसे फाइट, फ्राइट या फ्लाइट, या तो भाग जाओ या डर जाओ या लड़ो। इस सिचुएशन में बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? इमरजेंसी हॉर्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? बॉडी इमरजेंसी हॉर्मोन्स। और ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स कौन से बच्चों हमारे? कौन से ये हमारे इमरजेंसी हॉर्मोन्स? जैसे एपिनेफ्रिन, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन। और जब इमरजेंसी हार्मोन होते हैं तो दिल का क्या होता है? भागो 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 भागो, इंक्रीज हार्ट रेट। और जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कौन सा है? रेस्ट और डाइजेस्ट, लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे में। इस टाइम पे जो हमारी वेगस नर्व है, वेगस नर्व हमारी क्रेनियल नर्व होती है, ये सिक्रीट करती है एसिटाइल कोलिन, जो तुरंत से आपके हार्ट रेट को कम कर देगी। भाई अब रिलैक्स हो जा, मर भर जाएगा वरना। और इससे क्या होता है? कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज नहीं होती। स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होती है जो स्विमर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी हार्ट के मसल्स को इस तरीके से बना लिया है कि ब्लड ज्यादा पंप होता है। बहुत ही ज्यादा एंड्योरेंस और ट्रेनिंग की जरूरत है अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम बदलनी है तो। जैसे आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अलग ही लेवल का भाई, 40 की उम्र में भी जो खेलता है 20 वाले शर्मा जाते हैं। सो दैट इज योर एंड्योरेंस। जैसे हमारे विराट कोहली जी, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा हाई फिटनेस लेवल है।
अरे सुट्टेबाजों का तो सब बिगड़ा हुआ है भाई, सुट्टेबाजों को कुछ नहीं बचा, नालायक हैं ये सुटेरे बाजे। ना दिल बचता है ना फेफड़े बचते हैं, बस चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सैल रहते हैं। अक्सर मैंने देखा जो पापा लोग सुट्टा पीते हैं वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं ऐसे। Now the reaction I've seen, lot of reaction I've seen, मतलब मेरे चाचा भी हैं, वो भी थोड़ा तो मैंने देखा हमेशा चिड़चिड़ है एकदम से। जैसे उनकी बेटी की शादी हुई तो ही वुड लाइक हर बात पे कर लेना। तो फिर मैं तो सुनती नहीं ज्यादा, तो मैं बोलती हूँ चाचा को, चाचा ऐसे भी क्या जहर पीना कि जहर ही निकालू मुंह से, ऐसे भी क्या पीना, और क्या, इससे बड़ी दारू पियो, कम से कम ठंडा तो लगेगी आपको, क्या चिड़चिड़े बन के घूमते हो। इतनी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, उम्र के साथ आपसे संभाला जाता नहीं। दारू पियो, अपना चिल, पड़े तो रहोगे एक साइड में बढ़िया से। यहाँ तो जब आते हो एक ना एक का मूड ऑफ करके चले जाते हो, और क्या। अक्सर क्योंकि हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ना इनमें, खूब सारा एपिनेफ्रिन निकलता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इंसर्ट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में लिखा है ना इसे, हेडिंग में ग्राफ लिखा है इंसर्ट, वही लिखेंगे हम भी, ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। मैम हेडसेट डेड हो गया है ना विशाल, थैंक्स। तो आइए पहले तो इस वर्ड को समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कार्डियो मींस हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ग्राफ इज द नेम ऑफ द मशीन। तो ये मशीन क्या नापती है तुम्हें इस वर्ड से ही पता लग जाएगा। यस बच्चों, ये मशीन क्या काम करती है तुम्हें इसके फुल फॉर्म से ही पता लग आना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल। इट इज अ मशीन विच मेजर्स योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। सबसे पहले तो वर्ड से ही मतलब निकालने की कोशिश किया करो, बेस्ट तरीका होता है। So what is the idea behind this ECG? Machine which measures electrical activity of heart. ठीक है, ECG। यहां पे जो रिजल्ट आता है इस मशीन का, जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उल्टा है, ग्राफ मशीन है, ग्राम रिजल्ट है। ठीक है, खत्म जल्दी हो यार। चलो नेहा, तुम्हें तो आज मैं उड़ाऊं क्लास से। बेटा अपना मैं सिर्फ बता रही हूँ, जैसे जैसे 11th खत्म हो रही है ना, तुम्हें पढ़ाने से मेरा मन उठता जा रहा है। बहुत ही अजीब से बच्चे हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आई तो डाउट दिस ईयर कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। अब आते हैं किसने ये ईसीजी के बारे में बताया। ठीक है, इट वॉज एंथोवन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, पूरा ये पूरा डिवाइस को बनाया था मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, और एंथोवन में एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में कुछ ऐसे चिंबक चिंबक लगा के रखते हैं, चिंबक 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 चिंबक। ठीक है, यस, चिंबक चिंबक। अब ये चिंबक 3 सबसे इंपॉर्टेंट चिंबक होती है। ठीक है, दोनों रिस्ट और लेफ्ट एंकल। ठीक है, ये चिंबक सबसे एक इंपॉर्टेंट का है, लेफ्ट एंकल और दोनों रिस्ट, इसे कहते हैं एंथोवन ट्रायंगल। ये 3 इलेक्ट्रोड सबसे जरूरी है, अदरवाइज पूरी बॉडी के लिए 12 लगती है और ट्रेडमिल पे भगाते हैं। देखा ईसीजी करते हुए ट्रेडमिल पे भगाते हैं ऐसे, फिर रीडिंग देखते हैं,
हार्ट की टक 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 कैसी आ रही है, कहीं पे ब्लॉकेज है, चल भाई होने वाला है काम, सीधा हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, यस, ये हो गया nth वन। अब आते हैं इसका प्रिंसिपल। आखिर हम जो ईसीजी कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं, पहले तो ये समझो। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हम पता कर पाते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है हार्ट में। पहला क्या है, ब्लॉकेज इन हार्ट। अगर सिग्नल नहीं पहुंचा यानी कि कोई ना कोई चीज ब्लॉक हो गई है, वो पता करने के लिए, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट पता करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ब्लॉकेज ऑफ हार्ट इन हार्ट हो गया। अब दूसरा काम क्या हो सकता है, कोई चेंबर फूल तो नहीं गया है, ऐसे तो नहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ज्यादा टाइम लग रहा है एक जगह पे। ठीक है, तो स्वेलिंग इन हार्ट, ये भी पता करने के लिए, अगर स्वेलिंग है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसी चेंबर में ज्यादा टाइम लगेगा। हार्ट अटैक पता करने के लिए, हार्ट अटैक प्रोबेबिलिटी, इन सब चीजों के लिए हम करते हैं क्या, ईसीजी। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं ये समझ में आया, कैसे करते हैं ये बताया, क्यों करते हैं ये बताया। ये सारे असर्शन रीजन के फॉर्म में नीट में आ सकता है। अब आते हैं इसका रिजल्ट यानी कि ईसीजी ग्राम के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी ने बनाया। P Q R S T। हाँ भाई, धनिया लेकर आते हो उससे पहले मम्मी बोलती है नहीं बोलती, तभी धनिया लेने जाते हो ना मार्केट में। है भाई प्यारे बच्चों, पहले क्या होता है, मम्मी सिग्नल देती है, धनिया लेके आ जा, पनीर ले आज मामा आने वाले, ठीक है, समोसे ले आ, मामी भी आ रही है। तो पहले सिग्नल आता है फिर एक्टिविटी होती है। ऐसा ही हमारे हार्ट में भी है, पहले सिग्नल जाएगा फिर मस्कुलर एक्टिविटी होगी, पहले सिग्नल फिर एक्टिविटी। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे भी यही हो रहा है। जो हमारी पी वेव है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, यहाँ तो जगह ही खत्म हो गई है। पी वेव, तो कार्डियक साइकिल का पहला वाला कौन सा फेज था, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो पी वेव क्या है, ये किसको सिग्नल देगा, एट्रिया को, चलो भाई एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करो, 30% ब्लड भेजना है वेंट्रिकल्स में। तो ये क्या सिग्नल देगा, डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। जब एट्रिया के पास सिग्नल जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सेव कर लू यार, बहुत सारा पढ़ा दिया ना, डर लगता है। चलो अलग अलग डर है, देखो भाई। अब आ गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड, देखो फिर है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ओहो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, सॉरी बच्चों, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है, किसको सिग्नल जाएगा अब, यस, अब किसके पास सिग्नल जाएगा, नाउ द सिग्नल विल गो टू वेंट्रिकल्स, depolarization of ventricles followed by ventricular contraction। और QRS गिन के आप हार्ट रेट भी बता सकते हैं इंसान का, क्योंकि काफी लंबी होती है ना, तो ये अच्छे से विजिबल होती है, तो इसको काउंट करके आई कैन टेल द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन आल्सो।
So this complex also helps in calculating heart rate per minute. फिर लास्ट कौन सी है? टी वेव, जो कि काफी आप देखेंगे फ्लैट टाइप है. दिस रिप्रेजेंट्स repolarization of ventricles. This also marks end of systole. मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन खत्म, अब रिलैक्सेशन शुरू, फॉलोड बाय और 4 चेंबर रिलैक्सेशन. भाई एट्रियल रिपोलराइजेशन की क्यों वेव नहीं है? Why we do not have a wave for atrial repolarization, guys? बिकॉज जिस टाइम पे एट्रियल रिपोलराइजेशन होता है उसी टाइम पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है. तो ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल है तो इसकी वेव आती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है तो उसकी वेव छुप जाती है. ठीक है. सो एट्रियल रिपोलराइजेशन wave is not visible due to low intensity signal and QRS being stronger appears on graph. Now we are left with disorders of circulatory system. Disorders of circulatory system. उसके बाद चैप्टर खत्म. बट इसके डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं. हाँ मैं छोड़ रही हूँ क्लास. आई नो आपकी 2 बजे क्लास है. कुछ बच्चे गौरव सर की क्लास करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे टीसी मैम की क्लास करते हैं. आज ही चैप्टर खत्म, तीसरी क्लास है चैप्टर की. लिखो इसको. हाँ कल बेटा अगेन 2 क्लासेस वाला माहौल बनेगा. 1 फॉर प्रैक्टिस एंड 1 फॉर कंप्लीशन ऑफ डिसऑर्डर्स. सेम वही सिचुएशन में फंस गए हम. 3.5 क्लास चाहिए होती है फिजियो के चैप्टर्स को, इट फील्स लाइक. फिर उसके बाद हम एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन के बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है चलो बाय बाय, टेक केयर.